कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत का ज़मींबोस होना महज एक हादसा नहीं बल्कि एक रियासती जुर्म है। 27 कीमती जानों का ज़िया, दर्जनों जख्मी और एक बार फिर मलबे तले दबे वो सवालात जो हर सानहे के बाद चंद दिन खबरों में जिंदा रहते हैं, फिर किसी नई खबर के साथ दफन हो जाते हैं। ये वही सवालात हैं, ये वही इमारत है जिसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 2 साल कबल खतरनाक और नाकाबिले रिहाइश करार दिया था, और ये इन 578 इमारतों में शामिल है जिनके बारे में सरकारी सतह पर खस्ताहाली की तस्दीक हो चुकी है। मगर सवाल ये है कि सिर्फ नोटिस जारी करना जिम्मेदारी का इख्तिताम कैसे बन गया? अगर शहरी इमारत खाली करने को तैयार नहीं थे तो रियासत ने क्या मुतबादिल उन्हें फराहम किया? जो शहरी उम्र भर की जमा पूंजी से बमुश्किल एक छोटा सा फ्लैट खरीद पाते हैं, वो कहाँ जाएं? क्या खाली कराने के लिए सिर्फ नोटिस काफ़ी थे या मुतबादिल रिहाइश, कानूनी अमल दरामद और रेगुलेटरी निगरानी भी किसी की जिम्मेदारी थी? हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि खुद को हम बरीउल ज़िम्मा करार देते हैं कि हमने सिर्फ नोटिस जारी कर दिया। सवाल ये है कि कैसे आप खुद को बरीउल ज़िम्मा करार दे सकते हैं? ये इमारत गैर कानूनी थी, क्योंकि सवाल तो यही बन रहा है कि ये गैर कानूनी इमारत बनी कैसे, और अगर बनी तो किसके नाक के नीचे बनी? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट और तामीराती माफिया के गठजोड़ ने कराची को एक इमारतों का कब्रिस्तान बना दिया है, जहां हर नया सानहा पुराने वादों को दफन करता नजर आता है। 3 दिनों में कराची में 3 इमारतें गिरती हैं, मगर मुजरिमाना खामोशी छाई रहती है। ये सानहा महज एक इमारत का इन्हदाम नहीं बल्कि रियासती निज़ाम, शहरी मनसूबाबंदी और तामीराती निगरानी की मजमूई नाकामी का अक्स है। जब करप्शन, नाअहली और गफलत मिलकर शहरियों की जिंदगियां निगलने लगे तो महज रेस्क्यू ऑपरेशंस और ताज़ियती बयानात काफ़ी नहीं होते। खतरनाक करार दी जाने वाली इमारतों के हवाले से ताहाल कोई मौसर पॉलिसी, कानूनी कार्रवाई या मुतबादिल रिहाइश का बंदोबस्त नजर नहीं आता। सवाल ये है कि क्या रियासत सिर्फ मलबे में दबती जानों को गिनती रहेगी या वाकई इन सानहात के बाद कोई अमली और देर पा इस्लाहात की जाएंगी? क्योंकि अगर जवाब नहीं में है तो खुदा न ख्वास्ता कल किसी और खस्ताहाल इमारत का मलबा किसी और की छत और जिंदगी पर गिरेगा और हम सिर्फ खबर शुमार करेंगे, इंसानी जाने नहीं। सवाल अपने पैनल के सामने रखते हैं कि लियारी में 5 मंजिला इमारत ज़मींबोस हुई, 27 जाने गईं। 17 साल से पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है। टैंकर, कुंडा और गैर कानूनी तामीरात माफिया से तहफ़्फ़ुज़ देने में पीपल्स पार्टी क्यों नाकाम है? ज़ैगम साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपको लगता है पीपल्स पार्टी फेल हो गई? नहीं, कोई फेल नहीं हो रहा। ना पीपल्स पार्टी फेल हो रही है, ना मरकज़ी हुकूमत, ना कोई और सूबाई हुकूमतें कभी फेल नहीं होती। ये करना नहीं चाहती। ये कौन सा सन है? ये 2025 है। चंद मिलियन रुपए लगा के जियो टैगिंग के ज़रिए से आप एक दिन में देख सकते हैं कि फुना जगह पर एक कमरा किसी ने गैर कानूनी तौर पे बनाया है। आपके कंप्यूटर पे अलर्ट आ सकता है। ये इतना ही आसान काम है। और हालत क्या है कि इस्लामाबाद से दुगना बड़ा गैर कानूनी शहर बन चुका है। बड़ी बड़ी इमारतें इस्लामाबाद में बन चुकी हैं, और कराची की तो दुनिया ही और है ना। तो जिस काम को इतनी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए कि बेशुमार लोगों का रोज़गार जाएगा। ये दूध देने वाली गायें हैं, मनों के हिसाब से दूध देती हैं, और अगर ये गायें दूध देना बंद करेंगी तो फिर क्या बनेगा? ठेकेदारों और इंजीनियर्स से लेकर बड़े बड़े साहिबों तक क्या बनेगा? आप देखिए रेगुलेशन का क्या हाल है, इन्फोर्समेंट में कितनी अदम दिलचस्पी है कि आज से 3 साल पहले 2022 में इस बिल्डिंग को खतरनाक करार दिया गया। 3 मंजिलें थी, कहा गया 1 मंजिल गिरा दो, नीचे से मजबूत करो। कागजों में वो 3 मंजिला रही और वो 5 मंजिला बन गई नोटिसों के बाद। 3 से 5 मंजिला बन गई, और जब तक वो ढह नहीं गई, उसमें कीड़े मकोड़े मर नहीं गए, किसी को ख्याल नहीं आया कि क्या हो रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, SBCA, इतनी बड़ी गाय है, वो इतना माल देती है। वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशंस इन सिंध। और कराची का कोई इदारा नहीं है जो इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन है, जिसमें खुद शहर के लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए। शहरी निज़्म का मसला नहीं है, एक बहुत बड़ा करप्ट इदारा बैठा है माल बनाने के लिए, जो ये काम कर रहा है। सही, ये है वो इशू। और आप देखिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है,
اور شہروں کو جس طرح چلانا چاہیے اس طرح چلانے کا انتظام نہیں ہے، اربن پلاننگ کا کوئی تصور نہیں ہے، تو لوگ مریں گے نہیں تو کیا ہوگا، لیکن کچھ نہیں بدلے گا۔ آپ تسلی رکھیے، لوگ مرے، آج شور مچ رہا ہے، کل کو بھول جائیں گے، اسی طریقے سے یہی تو ہم نے اپنی عوام کے سامنے رکھا کہ آج خبر بنتی ہے کل دفن ہو جاتی ہے۔ ذمہ دار پھر کون ہے؟ ادارہ ذمہ دار ہے ایس بی سی اے یا پھر پیپلز پارٹی؟ دیکھیے، گورننس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے، اداروں کے اوپر حکومت بیٹھی ہے، اداروں کو ریفارم کرنا حکومت کا کام ہے۔ اگر سندھ میں ایسا جنگل کا راج ہو گیا ہے کہ رحیم یار خان کراس کرتے ہی آپ کو جان کی امان لینی پڑتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ خیر سے آگے جائیں گے یا آپ کو ڈاکو اٹھا لے جائیں گے۔ اگر سندھ کے لوگوں کو سندھ کے اتنے ضلعوں میں رات کو گھر جانے کی ہمت نہیں ہوتی اور پولیس کے اسکارٹ کے بغیر رات کو گھر نہیں جا سکتے تو کون ذمہ دار ہے؟ لا اینڈ آرڈر کو، انفورسمنٹ کو ہماری صوبائی حکومتیں، خاص طور پہ سندھ کی حکومت سیریس لینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ مافیاز کا مسئلہ ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 17 سالوں سے یہی کہانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے سندھ میں چلتی آ رہی ہے۔ حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، سندھ حکومت کا موقف ہے کہ ہم نے نوٹس جاری کر دیا، کیا صرف نوٹس جاری کرنا ہی گورنمنٹ کا کام ہے؟ جو میں نے بہت انجوائے کیا ہے جب آپ نے پچھلے 17 سال کہا ہے، یہ تو 77 سال کا رولا ہے۔ آپ نے کہا پچھلے 17 سال، میں پہلے صرف کراچی کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں آئی انڈرسٹینڈ کہ نہیں، اس کے علاوہ آپ بات کر بھی کہہ سکتی ہیں، یہ 77 سال کا رونا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیں، پاکستان کا سیاستدان، اس کو اپنی ذاتی ان سب لوگوں کو تعمیر اور ترقی اور فلاح و بہبود کے علاوہ کسی شے سے دلچسپی نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ڈھیٹوں میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، قطعاً نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی بھی شکل میں جمہوریت نہیں، چونکہ اس ملک میں جمہور ہے ہی نہیں۔ یہ لفظ نکلا ہے جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو، عوام نہیں ہے یہاں رعایا ہوتی ہے۔ بہرحال اس ملک میں سیاست ہی اصل تجارت ہے اور صنعت بھی، پریورٹیز کی بات ہے نا، باقی سب مفلوج اور معذور۔ سیاستدان ڈالرز میں کھرپتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، پاکستان کھربوں کا مقروض ہے، اسلامی جمہوریہ ہے اور سود کا کاروبار کرتا ہے۔ عوام، اناج، علم، علاج، 3 چیزیں بنیادی مکمل طور پہ محروم ہیں۔ سر محل آباد ہیں آپ کے، وہ جو کیا ایون فیلڈ وغیرہ، یہ وہ سارا، اور خدا کا واسطہ ہمیں تو اپنے بنیادی لفظوں کی تمیز نہیں۔ جمہوریت، عوام نہیں، یہ رعایا ہے۔ عوام نے اور رعایا میں فرق ہوتا ہے۔ ہماری ووکیبلری بھی جیسی ہے ویسی ہے نا، بس میں نے آپ کا جواب دے دیا کہ وہ کیا انہوں نے کرنا کرانا ہے، سوائے اس کے ایک بنے بنائے شہر کو بے نظیر آباد، ہونی بے نظیر روڈ، ذوالفقار علی بھٹو روڈ، بس یہ کیا ہے؟ یا نام ہے یا دام ہے۔ صحیح، پنجاب میں بھی یہی کچھ ہے، کام کوئی نہیں ہے بس۔ تیاری میں گرنے والی عمارت کے حوالے سے ہم بات کریں، شہزاد صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ ہمیں یاد ہے سوات سانحے پر پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا، اب اسی جگہ پر خود پیپلز پارٹی کھڑی ہے۔ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی تمام تر سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہے، یا سوچ آج بھی وہی ہے کہ احتساب صرف دوسروں کا ہوگا، ہم بچ جائیں گے؟ مہک، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کسی بھی چیز کا جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، کوئی بھی کسی بھی چیز اور اپنے گناہ کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کے لیے تیار ہے؟ کوئی کسی کو بھی کسی جرم کی جو اس قسم کے سرزد ہوتے ہیں اس کے لیے سزا دینے کے لیے تیار ہے؟ کہ کوئی عدالت تیار ہے جو کسی کو کٹہرے میں لا کے پوچھے گی کہ ایسا کیوں ہوا؟ 3 چیزیں یاد رکھیں، پچھلے صرف یہ 2-3 ہفتے کی بات ہے کہ این ڈی ایم میں، پی ڈی ایم میں اور پھر اس کی ذیلی جو تنظیمیں ہیں، اس کے ہوتے ہوئے 19 لوگ دریائے سوات میں دیکھتے دیکھتے لوگوں کے، دنیا کے دیکھتے دیکھتے غرق ہو گئے۔ یہ این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے کا کام تھا۔ اس کے بعد 22 بچے پاک پتن کے اندر پنجاب ہیلتھ کیا کہتے ہیں اس کو کیئر آرگنائزیشن، یہ 2010 میں بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد پنجاب کا ہیلتھ کا جو نظام ہے وہ آپ کو پتا ہے غالباً تمام صوبوں سے بہتر ہے۔ 22 بچے
पलक झपकते में चले गए। हम गजा के बच्चों पे तकरीरें हमसे करवा लें, हम क्या क्या कमाल तकरीरें करेंगे गजा के बच्चों के बारे में, लेकिन अपने जो बच्चे हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आ जाइए अब आपका सिंध का जो मसला है, ये कोई नया मसला तो नहीं है। मंजूर काका एक शख्स हुआ करते थे जिनको कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ बनाया गया जी। था, लेकिन ये साथ ही साथ एक फ्रंटमैन भी थे। बिल्कुल, यानी ये बेचारे चीफ भी थे और फ्रंटमैन भी थे। कोई कहते हैं कराची का कोई बिल्डिंग अथॉरिटी का काम नहीं हो सकता था जब तक कि इनके थ्रू काम नहीं करवाया जा सकता था। जाहिर है चीफ थे, उन्होंने तो कुछ करना ही था। अब ये कहां से कहानी चली है, कितनी इमारतें हैं, कितनी मखदूश हैं, कितनी मरने वाली हैं, कितने गरीब लोग हैं जिनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई अपना घर बना सकें, कितने गरीब हैं जो किराए पर रहते हैं, कितने गरीब हैं जो लोगों को मांगे तांगे के ऊपर गुजारा करके रह रहे हैं इन गिरते हुए मखदूश हालात के अंदर जो इमारतें हैं उनके अंदर। तो ये तो पाकिस्तान का, कराची का, हम सब का मुकद्दर है। जो बचे हुए हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना मुझे वाकई में कोई समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का सिरा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे जाके हल होगा, क्योंकि इतना उलझ चुका है, इतना ये गैर डिसऑर्गेनाइज्ड है, इतना ये पुअरली गवर्न्ड। यानी कहाँ से शुरू करें? वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सूबा, वुजरा, मेयर, कराची का मेयर रोजाना टीवी पे होते हैं। सवाल का जवाब पूछ के देख ले उनसे, है उनके पास जवाब, वो बताएंगे आपको ये तो उसके जमाने में, जियाउल हक के जमाने में यूं हुआ था और मुशर्रफ के जमाने में यूं हुआ था। अपने वक्त की बात नहीं करेंगे, नहीं करते। और शहजाद साहब, जिस दिन ये बिल्डिंग गिरी, हमें याद है कि मेयर कराची 4 घंटे तक तो गायब थे, आते हैं फिर फोटोशूट कराते हैं और चले जाते हैं। रजा साहब आपकी तरफ नस्ला टावर, महक नस्ला टावर अभी कुछ अरसा पहले गिरा जी, उसमें कितने लोग गए? यानी कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं पे तो जवाब दे होना चाहिए। लेकिन कोई जवाब नहीं देता, आवाम सिर्फ पूछती और तड़पती रहती है। रजा साहब आपकी तरफ आते हैं, 2017 से 2025 तक कराची में जो इमारतें गिरती हैं उस पे एसबीसीए कोई कार्रवाई, कोई अमली तौर पे हमें काम नजर नहीं आता। एसबीसीए की जानिब से बयानात होते हैं, नोटिस होते हैं, काम करने की उनमें सलाहियत नहीं है या फिर नीयत नहीं है? बहुत शुक्रिया महक। देखिए, नीयत भी नहीं है, सलाहियत भी नहीं है। आपकी सवाल का मुख्तसर जवाब, लेकिन ये मामला जो है ये दरअसल एक इदारे या एक जिसे कहना चाहिए सूबे या शहर का नहीं है। जब गवर्नेंस या हुक्मरानी का फेलियर होता है, उसकी एब्सेंस होती है, यानी कि रूल ऑफ लॉ में या इदारों की जो कानूनी और इन्फोर्समेंट का जो उनका काम होता है, लॉ इन्फोर्समेंट का, तो फिर माफियाज उभर कर वो ये इंतजाम इंसराम संभाल लेते हैं। कराची तो दरअसल माफियाज के हवाले हो चुका है। बिल्डिंग कंट्रोल हो, कुंडे हो, बिजली के पानी हो, ट्रैश कलेक्शन हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, अलगरज के पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो दुनिया के बड़े तरीन शहरों में जिसका शुमार होता है टॉप 10 आबादी के लिहाज से वो आता है, आप कोई भी आदादो शुमार देख लीजिए, उसको हमारे मुल्क के हुक्मरान तबके ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बाआसानी माफियाज के हवाले किया रखा। ठीक है, उसकी एक तल्ख तारीख है, सारा कसूर भी पीपीपी का नहीं है। वहां पर जिस पार्टी को जन्म दिया वो पीपीपी ने नहीं दिया था, वो वहां पर एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। सीधी ये तारीख भी याद करनी जरूरी है। लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 15-16 साल हो चुके हैं कि उनके हाथ में सिंध की हुक्मरानी है। इसलिए वो ये चाहें तो कराची की जो म्युनिसिपल गवर्नेंस है और वहां पे जो सिटी गवर्नमेंट का देरीना मुतालबा है, आज भी वही मुतालबा है कि एक शहरी हुकूमत हो जिसके पास तमाम इख्तियारात हो। पिछली बार भी जो फड्डा हुआ सूबे और शहरी हुकूमत में वो बिल्डिंग कंट्रोल पर ही था। सबसे बड़ा, क्योंकि वो अरबों की करप्शन होती है उसमें, और उसमें सब मिलके खाते हैं और अवाम की इंसानी जान की कोई वक़्त कोई परवाह नहीं है, अनलेस कि वो नस्ला टावर हो तो चीफ जस्टिस साहब जो होते हैं उस वक्त के वो भी हरकत में आ जाते हैं। और फिर यही वही बात है ना कि जब कोई कुछ करना चाहता है तो कैसे आन की आन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नस्ला टावर को गिरवाया, तमाम तर मुखालिफत, तमाम तर शोर और शराबे के बावजूद, तो क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन रजा साहब बात वही है ना कि अगर करने की चाहत हो, लेकिन अगर करने की चाहत नहीं होगी तो कराची जैसे बड़े शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ पे आवाम सवाल करती नजर आती है, जवाब कोई देता नहीं है, आए बाएं शाएं होती रहती है। लोगों की जिंदगियाँ जो हैं वो इतनी तबाह हो चुकी हैं कि उनको बुनियादी सहूलियात ही मुयस्सर नहीं है।